सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर सेकेंड जिस चैप्टर का नाम है आपका बहुपद, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि क्लास 9th के लिए ऑलरेडी एक आपका इंट्रोडक्शन का क्लास अपलोड किया जा चुका है कि सिलेबस किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से बताया जाएगा और उसको कौन कौन शिक्षक लोग मिलकर के पढ़ाएंगे, सारे का चर्चा क्लास में किया जा चुका है। तो आगे हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि आज हम लोग जो आप लोग का क्लास 9th के सिलेबस का बुक में आपका है चैप्टर नंबर 2, लेकिन उसको हम मान के चल रहे हैं चैप्टर नंबर कौन सा, 1st। उसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है, बोलिए। उस चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। और इस बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, बोलिए। इसको बोलते हैं बहुपद को हम लोग पॉलिनोमियल। देखिए, समझिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे लोग गौर करेंगे बोर्ड के ऊपर। पॉलिनोमियल, देखिए, इस चैप्टर को जानने से पहले 2 टर्म आता है। कितना टर्म आता है? 2। ठीक है। जो पहला टर्म होता है, सुनिए, पहला जो टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पद? चर पद। और जो आपका दूसरा होता है वो दूसरा हम बोलते हैं उसको कौन सा? अचर पद। एक होता है चर पद और एक होता है कौन सा? अचर पद। एक होता है चर पद और एक होता है कौन सा? अचर पद। अच्छा, एक बात बताइए, क्लास 9th में कोई विद्यार्थी वैसे भी हैं, क्लास 9th में कोई विद्यार्थी वैसे भी हैं जिनके माता या पिता नहीं है? कोई विद्यार्थी? कौन है? कौन? अच्छा, आपके पिताजी नहीं हैं तो आपका यहाँ पेमेंट लगता है? फ्री नहीं लगता आपका? चलिए ठीक है। और कौन है विद्यार्थी? तुम्हारा फी लगता है कोचिंग में? फी नहीं लगता है? हाँ, चलिए ठीक है। और आपके फी नहीं लगता आपका भी ना? चलिए ठीक है। और कोई विद्यार्थी? पीछे फी लगता है आपका? नहीं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, पैसा 1 रुपया भी नहीं लग रहा है ना? चलिए ठीक है। और कोई विद्यार्थी? और वैसे विद्यार्थी? आप पेमेंट लगता है आपका? नहीं लगता ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? चलिए ठीक है। तो आप लोग से भी आग्रह करते हैं, बाकी जो विद्यार्थी लोग हैं, कि आपके आसपास वैसे विद्यार्थी हों जो जिनके स्पेशली अगर पिताजी नहीं हैं तो एक माँ को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हर चीज़ को मैनेज करने के लिए। आज हम लोग के पास पिताजी मौजूद हैं तो किसी भी चीज़ का ज़रूरत होता है तो हम लोग तुरंत उनसे डिमांड कर लेते हैं। अरे होता है कि नहीं होता है? और हर चीज़ हम लोग को मिल जाता है। लेकिन वैसे विद्यार्थी जिनके पिताजी नहीं हैं तो आपके अपने संस्थान जीवन कोचिंग सेंटर में वैसे विद्यार्थियों के लिए क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, वैसे विद्यार्थियों के लिए क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट उस विद्यार्थी से 1 रुपया भी फीस नहीं लिया जाएगा। और पहला से लेकर 12वां तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे संस्थान में पढ़ सकते हैं। उनको 1 रुपया भी देना नहीं है, उनको 1 रुपया नहीं देना है जीवन कोचिंग सेंटर को। ठीक है। और जीवन कोचिंग सेंटर उसके बदले में उस विद्यार्थी को कक्षा में बैठ करके पढ़ाएगा। ठीक है। या वैसे विद्यार्थी जो बिल्कुल बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हों, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हों, ठीक है, वो तो आप लोगों को ज्ञात होगा ही। तो जो विद्यार्थी मेरे पास अभी 5, 6, 7 की संख्या में जो बैच में 7, 8 बच्चे बैठे हुए हैं, वो लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। आपके आसपास जानकारी में कोई वैसा विद्यार्थी हो, ठीक है, गांव वगैरह में जानकारी में होता ही है, अभी अपने संस्थान में कम से कम 25-30 गांव का विद्यार्थी लोग पढ़ रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके आसपास गांव में वैसा विद्यार्थी हो जो आपका बिल्कुल जिसके पिताजी नहीं हो या वो विद्यार्थी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो,
और वो बच्चा या बच्ची वो पढ़ना चाहती हो लेकिन पैसा के कारण से वो नहीं पढ़ पा रहा हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप थोड़ा सा उनका मदद कीजिए। आप केवल मदद यही कीजिए कि उनको इस बारे में बताइए कि जीवन कोचिंग सेंटर में ऐसा व्यवस्था है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे ये लोग विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं तो इनके मम्मी इतना एबल हैं कि चलिए फीस नहीं दे रहे हैं तो कॉपी किताब अपने से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर उस तरह का विद्यार्थी कोई रहेगा, ठीक है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, या जिसके माता पिता नहीं है और 1 to 12 में पढ़ रहा है, अगर उसको कॉपी किताब का भी व्यवस्था उसके पास नहीं हो रहा है, कॉपी किताब कलम का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो जीवन कोचिंग सेंटर के तरफ से, ठीक है, अपने संस्थान की तरफ से उसको कॉपी और किताब तक भी दिया जाएगा, कॉपी किताब कलम तक दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ फाइनेंशियल सहयोग का भी जरूरत पड़ेगा 1500 रुपया तो एक्स्ट्रा उसको देकर भी उसका सहयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अगर वैसे विद्यार्थी आपके आसपास, आपके गांव में, आपके ग्राम में, आपके संबंध में, आपके सगे संबंधियों में कोई भी अगर मिलते हैं तो उनको बेशक आप जीवन कोचिंग सेंटर में बुला के लाइए, ठीक है। आप लोग से भी आग्रह करेंगे और ये बात आप लोग स्कूल जाते हैं ना तो स्कूल में भी बात रखिए, आप लोग बताइए वहां, ठीक है, कि वैसे विद्यार्थी अगर कोई वैसा है तो चलो वहां पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम है, कुछ नहीं ये है, ठीक है। बस हम लोग चाहते हैं कि जो विद्यार्थी पैसा दे सकते हैं अपना आप लोग पेमेंट कीजिए, और जो लोग नहीं दे सकते हैं वो बिना दिए हुए भी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जिसके पास अब पैसा नहीं हो बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा सबों का अधिकार है, सबों का अधिकार है ये हम लोग का, ठीक है। तो पैसा से वंचित नहीं रहे, पैसा से अगर नहीं है तो उस चीज से वो वंचित नहीं रहेगा। उनको बिल्कुल एकदम जेसीसी में बुला करके लाइए, ठीक है, और ला करके एक बार हम लोग से मिलवा दीजिए, ठीक है। अगर बच्चा 5वां में पढ़ रहा हो, 5वां से 12वां तक उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिए 11वां 12वां में फीस लगता है 800 रुपया 1000 रुपया तो वहां पर पेमेंट लेंगे उससे, नो, 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर जरूरत पड़ा कॉपी किताब कलम का तो भी दे के पढ़ाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप लोग स्कूल वगैरह जाते हैं, वैसा अगर आप लोग के दोस्त यार कोई भी रहे तो उनको बताइए बेहिचक। और ऐसा नहीं है कि जिनके माता पिता हैं उनको अपने आप को छोटा सा नहीं है, थोड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मौजूद हैं, ठीक है। कोई भी तरह का कोई भी परेशानी होता है हम लोग हैं, हर तरीके से सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जिनके गार्जियन नहीं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, बस आप लोग ईमानदारी से परिश्रम करिएगा, ठीक है। ईमानदारी से परिश्रम करिएगा तब फिर आप अपने मतलब माता पिता मतलब अपने घर का आप सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितना भी सहयोग हो सकेगा क्लास 12 तक हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बात समझ में आ रहा? इस मैसेज को आप लोग हर जगह बताइए, ठीक है, हर जगह बताइए। और हम मतलब अपने टेक्निकल टीम से भी कहेंगे कि ये जो 2-4-5 मिनट इस चीज़ पे हम डिस्कशन किए इसको काट करके अलग से, ठीक है, चैनल के ऊपर अपलोड किया जाए, ठीक है ना। और इस चीज़ को आप लोग क्या काम कीजिए, जितने भी विद्यार्थी लोग हैं अपने आसपास के विद्यार्थियों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कोई भी रहे एकदम, देखिए जरूरतमंद का अगर आप मदद करते हैं तो आपसे बड़ा मतलब कह सकते हैं क्या उसका भलाई करने वाला कोई हो नहीं सकता है, ठीक है। और आज के समय में वैसे भलाई करने वाले लोग, जैसे आप लोग अगर किसी का हेल्प कर देते हैं जो है नहीं पढ़ रहे हैं उनका, फिर आपको खाली करना क्या, उसको बताना है और उसको बोल देना है कि तुम आके यहाँ पढ़ सकते हो, बस आपका इतना ही काम करना है। बात समझ रहे हैं? ये सब सहयोग आप लोग कीजिए, ठीक है। बाकी उसका जो भी बोझ होगा, ठीक है, फी को लेकर के, कॉपी को लेकर के, किताब को लेकर, जो भी चीज़ होगा हम लोग दे करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे उसको, ठीक है। कोई समस्या? चलिए थोड़ा सा अगर मिले वैसा तो हम बेहिचक उनको बुला करके लाइए, समझ रहे हैं? आप लोग तो दूर दूर के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं, अलग अलग गांव से बैठे हुए हैं, एकदम उन लोग को बेहिचक बुला के लाइए। और हर गांव में 2-4 बच्चे ऐसे होते ही हैं, होते हैं ना, एकदम बेफिक्र होकर के बुला के लाइए। क्लास 10 में अभी मेरे पास जानते हो कितना, 28 विद्यार्थी वैसा पढ़ रहा है, 2 पर 8, 28। कोई कोचिंग सेंटर में 28 को बच्चा नहीं होगा, ठीक है, क्लास 10 में। अब मेरे पास 28 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल से जानते हैं, ठीक है ना, पैसा तो बस एक माध्यम है, उससे कुछ होता होनी यानी नहीं होता है, वो तो एक माध्यम है, ठीक है। तो वो सब चीज़ नहीं है यहाँ पर, और खासकर जेसीसी में तो है ही नहीं, ठीक है। तो बाकी वैसे विद्यार्थी जो भी रहे एकदम बेहिचक आप लोग उनको बुलाइए और बुला करके आप उनका मदद कीजिए। मदद यही करना है कि आप उनको केवल रास्ता दिखा दीजिए, यहाँ जाओ, यहाँ सर तुमको पढ़ा देंगे, यहाँ सर तुमको बता देंगे,
बात समझ रहे हैं। और कोई बच्चा वैसा जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, फी वगैरह एफर्ट नहीं कर सकता है, उन लोग को भी बुला के लाइए। उन लोग को तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट की वादा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम फी में उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबको तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाया जा सकता है, जो ज़रूरतमंद है उसके लिए तो मदद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई गरीब बच्चा है तो ऐसा नहीं कि क्लास 9 का फी 400 रुपया तो हम उस बच्चे से उतना ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, रियल में उसको दिक्कत होना चाहिए, फोकस में नहीं, ठीक है। तो अगर आसपास वैसे विद्यार्थी मिले तो उनको एकदम बुला करके लाइए, उनको बताइए एकदम ये चीज, ठीक है। 1 to 12, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वां तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 फी 1000 है तो उसमें पेमेंट लेंगे, नो, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी वैसे रहते हैं तो उनको बुलाइए, ठीक है, उनके साथ अपना न्यूज़ साझा कीजिए। और वैसे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके भी आसपास अगर वैसे विद्यार्थी मौजूद हैं जिनको आप जानते हो, जो बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, उनको भी आप यहाँ भेजिए, कम से कम फी में उनको पढ़ाया जाएगा। और अगर कोई बच्चे जिनके स्पेशली पिताजी नहीं हैं, उनको बेहिचक भेजिए। क्लास 1 से लेकर 12 तक उन विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जेसीसी में व्यवस्था है। इस सूचना को आप लोग जितना फैला सकते हैं, जितना आगे भेज सकते हैं भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चीज़ के लिए क्या किया जाए, मदद किया जाए। चलिए शेयर कीजिए इसको ढंग से, अच्छे तरीके से। चलिए सर, आइए अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, ठीक है। हम वही क्लास 9 में जानना चाह रहे थे कि कोई विद्यार्थी है जिसके पिताजी नहीं है, उसका फी लग रहा है क्या। आइए, कौन कौन सा पद बोले? 2। एक बोले कौन सा? चर, और एक बोले कौन सा? अचर। जानते हैं सर, चर पद को हम लोग क्या बोलते हैं? चर पद को, ठीक है। अचर पद को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। बोलिए सर, कौन सा टर्म? अचर पद को अंग्रेजी में बोलते हैं कौन टर्म? कांस्टेंट टर्म। और चर पद को अंग्रेजी में बोलते हैं, जानते हैं कौन सा? वेरिएबल टर्म। कौन सा टर्म बोलिए? वेरिएबल। देखिए, इसके नाम से पकड़िएगा, एक आपका है कांस्टेंट और एक आपका है वेरिएबल। एक है कांस्टेंट और एक है क्या? वेरिएबल। देखिए, इसका नाम पकड़िएगा, तोड़ के पढ़िए इसको। भैरी, भैरी, भैरी कहने का मतलब क्या होता है? अलग अलग। भैरी कहने का मतलब क्या? अलग अलग। मतलब जिसका मान जो है ना, वो आपका अलग अलग होता हो। जिसका मान क्या होता हो? अलग अलग। जैसे आप लोग देखते होंगे, कोई वैसा समीकरण देखिए, जैसे बच्चे लोग बड़े बड़े से आप लोग वैसे देखिए कहीं कहीं पर कि कोई समीकरण आप सॉल्व किए, कोई क्वेश्चन बनाए जिसमें x का वैल्यू 5 आया, तो कोई समीकरण बनाए जिसमें x का वैल्यू 3/2 आ गया, कोई बनाए तो इसमें x का वैल्यू -1 आ गया। अरे होता है कि नहीं होता है कि सब जगह x का वैल्यू एक ही आता है, अलग अलग आता है ना? मतलब उसका मान वैरी कर रहा है कि सेम है? अरे वैरी कर रहा है, कहीं पर -5, कहीं पर -1, कहीं पर -2/3। अरे वैरी नहीं कर रहा है। तो जानते हैं सर, वैसे कहने का मतलब पद को हम लोग कौन पद कहते हैं? चर पद। इसका एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं? x, y, z, ये सब कुछ भी आप कहिए, ये सब क्या कहलाता है? बोलिए, कौन पद? चर पद। कौन पद? चर पद। इसको कह सकते हैं आदि, मतलब कहने का मतलब इसके बाद आपका इत्यादि हो जाएगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा आइए, दूसरा आपका कौन सा है? अचर पद। कौन पद है? अचर पद। जिसको अंग्रेजी में कौन टर्म? कांस्टेंट टर्म। जिसको अंग्रेजी में कौन टर्म? बोले, जिसको अंग्रेजी में कौन टर्म? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट, कांस्टेंट कहने का मतलब होता है अस्थिर रहना। कांस्टेंट मतलब क्या? अस्थिर रहता। मतलब वैसा पद जिसका मान बदलता नहीं हो। बताइए, अगर आप मान रखते हैं कहीं पर 5, तो 5 आप कहीं भी मान रखिए, उसका वैल्यू कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। क्या उसमें बदलाव होगा? अगर हम कहते हैं -1, क्या -1 जहां रखेंगे, जहां भी रखेंगे, वो आपका पद क्या रहेगा? सेम रहेगा, रहेगा ना? अगर बात के मतलब हम कहते हैं 3 कहीं भी रखिए, सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। चाहे 3 से आप भागा दीजिए, चाहे 3 से जोड़िए, चाहे 3 से घटाइए, 3 का वैल्यू 3 सेम ही रहेगा। हाँ या ना? तो सुनिए, कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ बाबू, चर पद और अचर पद में क्या अंतर है, आप उसको समझा दीजिएगा। चर पद किसे कहते हैं? वह पद जिसका मान
जिसका मान समीकरण के साथ क्या करता हो, बदलता हो, समीकरण के साथ बदलता हो, वो कहलाएगा कौन पद, चर पद। और जिसका मान बिल्कुल क्या रहता हो, अस्थिर रहता हो, क्या रहता हो, अस्थिर रहता हो, उसको हम लोग कौन पद बोलेंगे, अचर पद। तो क्या चर और अचर दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया, कि कोई दिक्कत है? चलिए पहले हेडिंग में कॉपी के ऊपर बहुपद, जल्दी से बहुपद। आज से आप लोग का मैथ्स भी क्या हो गया, शुरू। इंग्लिश भी बुक शुरू कर चुके हैं, हिंदी बुक शुरू कर चुके हैं। चलिए आज मैथ भी शुरू। लिखिए बहुपद, बहुपद लिखिए चर पद किसे कहते हैं, चर पद किसे कहते हैं, चर पद, चर पद किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सर, चर पद को अंग्रेजी में कौन टर्म, तब बगल में ब्रैकेट में लिख दीजिए वेरिएबल। और बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स। लिखिए चर पद किसे कहते हैं, चर पद किसे कहते हैं। लिखिए जिस पद का, ऐसे कोई परिभाषा होता नहीं है लेकिन फिर भी टूटी फूटी भाषा हम लिखवा देते हैं। लिखिए जिस पद का मान, जिस पद का मान, जिस पद का मान समीकरण के अनुसार से, जिस पद का मान समीकरण के अनुसार से बदलता हो, जिस पद का मान समीकरण के अनुसार से बदलता हो, जिस पद का मान समीकरण के अनुसार से बदलता हो, उसे समीकरण के अनुसार से बदलता हो, उसे चर पद कहते हैं। जिस पद का मान समीकरण के अनुसार से बदलता हो, उसे चर पद कहते हैं, उसे चर पद कहते हैं। जैसे, जैसे, जैसे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इत्यादि इत्यादि। इत्यादि हो गया सर। चलिए नेक्स्ट, अचर पद किसे कहते हैं, अचर पद किसे कहते हैं, अचर पद किसे कहते हैं। लिखिए जिस पद का मान, जिस पद का मान, जिस पद का मान समीकरण के अनुसार से, जिस पद का मान समीकरण के अनुसार से, समीकरण के अनुसार से, समीकरण के अनुसार से नहीं बदलता हो, जिस पद का मान समीकरण के अनुसार से नहीं बदलता हो, नहीं बदलता हो, अर्थात, अर्थात, अर्थात अस्थिर रहता हो,
अर्थात अस्थिर रहता हो, अर्थात अस्थिर रहता हो, अर्थात अस्थिर रहता हो, उसे अचर पद कहते हैं, उसे अचर पद कहते हैं, उसे अचर पद कहते हैं। एग्जाम्पल 5 -1 3 इत्यादि, 5 -1 3 इत्यादि इत्यादि। लिख लिया क्या सर? अब आइए, अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या सर? बहुपद के प्रकार। किसके प्रकार? बहुपद के प्रकार। तो चर पद और अचर पद, अब कोई आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा उनको कि रियलिटी में चर पद और अचर पद होता क्या है। अब आइए सर, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं किसका? बोलिए। बहुपद के, बहुपद के, बच्चा लोग गौर कर रहा है यहाँ पर। बहुपद के प्रकार, देखिए सुनिएगा, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ क्या चीज? पॉलिनोमियल्स। पहले उसको बताने से पहले एक टर्म समझिएगा, क्लास 8 में आप लोग पढ़ के आए होंगे। जैसे अगर हम यहां पर लिखते हैं x का स्क्वायर, x का क्या? स्क्वायर। बच्चे लोग ध्यान, यहां पर तो यहां पर दो टर्म आता है, एक टर्म आता है आधार और दूसरा क्या? घात। मालूम है ना? अरे एक आता है आधार और दूसरा क्या? बताइए, जो नीचे है इसको क्या बोलते हैं? गुड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आधार। और आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेस। आधार को अंग्रेजी में क्या? बेस। और जो ऊपर आपका दिख रहा है, ऊपर क्या आपका है? बोलिए। घात। और इस घात को अंग्रेजी में क्या? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। तो अगर लिखा हुआ है यहां पर x का स्क्वायर, तो इसमें आपका आधार का मान किसके बराबर? x के बराबर है, और घात का मान 2 के बराबर। आधार का मान x के बराबर और घात का मान 2 के बराबर। एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? तो आधार और घात समझने में कोई परेशानी? तो समझिए, जो बहुपद का प्रकार है ना, बहुपद का जो प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस बहुपद के प्रकार को जो पढ़ेंगे हम लोग जानते हैं किसके अनुसार से सर? हम लोग किसके अनुसार से? बोलिए। यहां पर जो हम लोग बहुपद का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, बहुपद का बंटवारा करने जा रहे हैं, वो किसके अनुसार से? घात के अनुसार से। कि अगर घात 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अगर घात 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे? घात 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे? और घात 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे? इस चीज के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए, घात समझ में आ गया किसको बोलते हैं? अब बताओ, ये चर पद है कि अचर पद? अचर पद। और ये वाला, ये है चर पद और ये है अचर पद। क्योंकि x का मान समीकरण के अनुसार से बदलेगा, लेकिन 2 का मान में किसी पर कोई बदलाव नहीं होगा। आप उसको कहीं भी लेके चले जाइए। कोई कंफ्यूजन? तो आइए सर, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं बहुपद का प्रकार, वो भी किसके अनुसार से? घात के अनुसार से। किसके अनुसार से? तो जो हम लोगों को पढ़ना है वो मेनली ज्यादातर घात के अनुसार से जो पढ़ना होता है, वो मेनली कितना? बोलिए। मेनली हम लोग को पढ़ना होता है कितना? 4। बोलिए। ज्यादातर हम लोगों को जो पढ़ना है घात के अनुसार से, वो बहुपद का प्रकार में मेनली कितना पढ़ना है? 4। कितना पढ़ना है? 4। वो भी बोलिए, बहुपद का प्रकार किसके अनुसार से? घात के अनुसार से। जिसमें नंबर फर्स्ट जो आपका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन बहुपद? सारे बच्चे गौर कीजिए, कौन बहुपद? शून्य बहुपद। इस शून्य बहुपद को अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना? तो पहला बोलिए, पहला कौन बहुपद? शून्य बहुपद। तो अब नंबर कैमा आएगा? दूसरा। नंबर कैवा? दूसरा।
नंबर दूसरे को हम लोग बोलते हैं, जानते हैं क्या सर? गुड। नंबर दूसरे को बोलते हैं कौन बहुपद? नंबर दूसरे को बोलते हैं रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? जानते हैं सर रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइनियर नहीं, लीनियर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं बोलिए? लीनियर पॉलिनोमियल्स। और हिंदी में कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? अगला नंबर कैमा? तीसरा। इसको हिंदी में कौन बहुपद? गुड। इसको हिंदी में बोलते हैं कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? बोलिए हिंदी में कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बोलिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और आपका नंबर कैमा बोलिए? चौथा। नंबर कैमा? चौथा। नंबर चौथा आपका होगा कौन बहुपद? कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। और इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे कौन पॉलिनोमियल? गुड। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कौन पॉलिनोमियल्स बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो बोलिए सर घात के अनुसार से जो आप लोग को पढ़ना है वो बहुपद कितने प्रकार का? बहुपद कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। किसके अनुसार से? किसके अनुसार से? घात के अनुसार से। अब बताओ बच्चे लोग गौर करो यहाँ, अगर घात के अनुसार से बहुपद अगर 4 प्रकार का, तो ये सबको जो परिभाषित करेंगे वो घात के अनुसार से कि अलग से करेंगे? घात के अनुसार से। किसके अनुसार से? घात के अनुसार से। तो बताइए कि नाम पकड़िएगा, नाम से पकड़िएगा। जो बच्चा स्मार्ट रहेगा ना उसको ये सब चीज रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नाम से पकड़ना। आगे क्या लिखा हुआ है बोलिए? शून्य। शून्य मतलब 0। तो जानते हैं क्या बोलेंगे? जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 के बराबर हो। अधिकतम घात किसके बराबर? उसको कौन बहुपद? शून्य बहुपद। अगला कौन? रैखिक। रैखिक मतलब होता है 1। रैखिक मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात कै के बराबर? 1 के बराबर, उसको कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक। बाकी इसको तो आप लोग स्मार्टनेस दिखा के तोड़ सकते हैं। द्विघात, रे द्विघात तोड़ के पढ़ो। द्विघात, द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2। जिस बहुपद का अधिकतम घात कै के बराबर? 2 के बराबर, कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। इसको भी आप तोड़ के पढ़ सकते हैं। त्रि मतलब और घात मतलब घात, मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात कै के बराबर? 3 के बराबर, उसको त्रिघात बहुपद। तो क्या अगर आप लोग से कोई कहेगा कि बहुपद का प्रकार तुम घात के अनुसार से बताओ, तो क्या उसको आप बता दीजिएगा? तो घात के अनुसार से बहुपद कितने प्रकार के? 4। पहला, जिस बहुपद का अधिकतम घात 0। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1, कौन? जिस बहुपद का अधिकतम घात 2, कौन बहुपद? और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3, उसको त्रिघात। तो सुनो, सबसे पहला जान लिए बच्चे लोग, शून्य बहुपद में जो घात की क्या होगा? संख्या। कितना? 0। रैखिक बहुपद में जो होगा वो घात की क्या? संख्या। कितना होगा? 1। बताओ द्विघात बहुपद में किसकी संख्या? घात की संख्या। कै के बराबर? 2। और त्रिघात बहुपद में किसकी संख्या? घात की संख्या। आपका कितना के बराबर? 3। क्या सर परिभाषा याद करने में कोई परेशानी होगा कि दिक्कत होगा? अब आइए हम लोग अब इसका देखने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कौन रूप? कौन सा रूप? मूल रूप। कि मतलब मूल रूप इसका होता कैसा है। सबसे पहला कौन बहुपद का? कौन बहुपद का?
सबसे पहला शून्य बहुपद का जानते हैं सर, शून्य बहुपद का मूल रूप कैसे होता है? इसका मूल रूप होगा ए एक्स पर पावर 0, ए एक्स पर पावर 0। बोलिए ये ए एक्स पर पावर 0 किसका मूल रूप आया? शून्य बहुपद का। किसका? शून्य बहुपद का। अगला कौन बहुपद? कौन बहुपद? गाल पर छात्र रख बैठो। कौन बहुपद? अब बताओ इस रैखिक बहुपद का हम लोग कौन रूप देखेंगे? कौन रूप? कोई बच्चा बताओगे क्या होगा? बहुत अच्छा। नहीं, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस, बताओ ए एक्स प्लस, बताओ यहां पर एक्स पर घात कुछ नहीं तो कै है एक। अच्छा कोई बच्चा हमको बता सकते हो ये जो ए है, ए ये क्या है? ये आपका है अचर पद। कौन पद? अचर पद, जिसका मान बदलता हो कि नहीं बदलता हो? नहीं बदलता हो। जैसे 2x प्लस 5 लिखे, बताओ इसमें अधिकतम घात का है? 1, लेकिन x के आगे जो गुणांकवा में चर पद है कि अचर पद? अचर पद। तो ए ने है x के आगे गुणांक के रूप में ए। अरे हाँ या ना? तो इसको आप ए को क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले सुनिए, इस ए को आप बोल सकते हैं ये किसका गुणांक है? बोलिए। ए को आप बोल सकते हैं किसका गुणांक? ये आपका हो जाए किसका गुणांक? x का। और इधर आपका अगला कौन बच गया? बी। बी आपका क्या है? बी आपका कौन पद? अचर पद। क्या सर इस बात को समझने में अगर आपको कोई तकलीफ हुआ हो तो आप बता सकते हैं? कोई दिक्कत? चलिए आइए सर आगे। कौन बहुपद? द्विघात। कौन बहुपद? तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का कौन रूप? मूल रूप। कोई बच्चा बताओगे क्या होगा? गलत। सुनो, हाँ, ए एक्स का क्या? स्क्वायर प्लस क्या? बी एक्स और प्लस क्या? सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या? सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या? सी। बताओ यहां पर घात कुछ नहीं है तो शून्य, यहां पर 1, अरे कुछ नहीं छुपा, कहां छुपा है? 1। यहां बताओ एकरा में अधिकतम घात 2, 1 या 0? कौन? कौन? तो बताओ ये कौन बहुपद का? एकरों में 3 आया, ए आया, बी आया और तुम लोग खुद बताओ ए क्या है? अरे एक किसका गुणांक है? ए तुम्हारा है एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक? ये बोलना है। बताओ बी तुम्हारा किसका गुणांक? बी तुम्हारा है एक्स का क्या गुणांक? अब सी कौन पद? हाँ, इस सी को हम लोग बोलेंगे कौन पद? अचर पद। क्या सर ये बात पकड़ में आया या बात पकड़ में नहीं आया? आ गया? कोई तकलीफ है? चलिए सर आगे बढ़े क्या हम लोग? आइए सर आगे बढ़ते हैं। अगला कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद? चलिए सबसे पहले त्रिघात बहुपद का कौन रूप? बताइए। त्रिघात बहुपद में घात की अधिकतम संख्या, तो बताइए त्रिघात बहुपद का मूल रूप क्या हो जाएगा? आराम से सुनो, ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। बताइए त्रिघात बहुपद का मूल रूप क्या होगा? ए एक्स के, अरे ए एक्स के प्लस बी एक्स का प्लस कोई तकलीफ है क्या? ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब बताओ एकरा में 4 टर्म आया, एक आया ए, एक आया बी, एक आया सी और एक आया डी। तुम लोग खुद बताओ ए जो है वो किसका गुणांक? ए आपका है एक्स के क्यू का क्या गुणांक? बताइए बी क्या है? एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक? बोलिए सी क्या है? गुड, सी आपका है एक्स का क्या गुणांक?
और डी कौन पद? डी आपका है कौन पद? अचर पद। क्या इसको समझने में कोई तकलीफ? नहीं सर। इसको समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर। तो बताइए बहुपद का प्रकार हम बताए किसके अनुसार से? किसके अनुसार से? घात के अनुसार से। बहुपद कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पहला अंग्रेजी में जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स। बताइए इसमें घात की अधिकतम संख्या? इसका मूल रूप ए एक्स पर पावर जीरो। बोलिए ए एक्स पर पावर। बताइए नंबर सेकेंड। नंबर दूसरा हो गया कौन बहुपद? रैखिक। इसको अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल। कौन? लीनियर। बताइए रैखिक बहुपद में घात की अधिकतम संख्या? मूल रूप ए एक्स प्लस बी। ऐसे पढ़ेंगे ए एक्स प्लस बी। बताओ ए किसका गुणांक? और बी? बी आगे कौन बहुपद? कौन बहुपद? घात की अधिकतम संख्या? मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे पढ़ना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पढ़ो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? ए किसका गुणांक? बी एक्स का और सी अचर का। कोई दिक्कत? तीसरा चौथा कौन बहुपद? अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन पॉलिनोमियल? क्यूबिक। घात की अधिकतम संख्या? इसका मूल रूप ए एक्स के क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बताओ ए किसका गुणांक? बी सी डी। कोई तकलीफ? कोई परेशानी? कोई डाउट? चलिए आप लोगों का समय हो गया है तो सुनिए एक बात। ये जो वीडियो है कल आपका शाम में अपलोड किया जाएगा क्लास जे सक्सेस जीवन जेसीसी। सुनो पहले मेरी बात को। सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल के ऊपर। तो अभी हम लोग के पास समय बच नहीं रहा है कि आप लोग को हम लिखने का समय दें। तो आप लोग क्या काम करिएगा, कल शाम में ये वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग वीडियो खोल करके सुनो। पहले यहाँ सुनो। वीडियो खोल करके और वीडियो खोल करके इसको क्या काम करिएगा, पहले पेन डाउन कर लीजिएगा। कल इसको पेन डाउन कर लेना है और नहीं तो परसों के क्लास में जब बृहस्पतिवार को हम बिछा ब्रांच में मिले और जिस जिस बच्चे का ये लिखा हुआ नहीं रहा उसको हम क्लास में बैठने नहीं देंगे। मोबाइल नहीं है तो आसपास से देख करके मैनेज कीजिएगा, ठीक है? आसपास से देख के मैनेज कीजिएगा, लेकिन लिखा होना चाहिए, बस हम ये जानते हैं, ठीक है? ये जो हम लिखवाए हैं ये लिखा होना। और सुनिए सर, जब बृहस्पतिवार को हम मिल रहे हैं तो इसको आप लोग वीडियो से देख करके एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है? और बृहस्पतिवार को मिलेंगे तो एक एक करके शून्य बहुपद किसे कहते हैं, परिभाषा एग्जाम्पल पूरा बढ़िया से लिखवा देंगे। रैखिक किसे कहते हैं, परिभाषा। और ई वाला हो जाएगा शॉर्टकट। कभी समय नहीं है तो एक बार रिवीजन करने के लिए ठीक रहेगा, है ना? और वो जो क्लास में लिखवाएंगे वो आपके लिए जरूरी हो गया लॉन्ग कट टाइप का, लॉन्ग हो जाएगा वो, ठीक है? और ये आपका चार्ट की तरह हो जाएगा, माइंड मैप, ठीक है? कम समय है, पूरा बहुपद एक बार में रिवीजन हो जाएगा, समझे? तो चलिए सर, हम लोग कल मिलेंगे कौन ब्रांच में? कल मिलेंगे मलिकपुर ब्रांच में। कल कहाँ? और कल सब्जेक्ट आप लोगों का होगा शायद हिंदी, हाँ या ना? कल हिंदी है ना? हिंदी में क्या पढ़ा रहे थे? कहानी का प्लॉट। आप लोग आज सभी बच्चे जाएंगे और कहानी का प्लॉट निकाल लेंगे और निकाल करके उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर करके पढ़ करके आएंगे। कल जब हम कक्षा में मिलेंगे तो हमको सारे बच्चे लोग का किताब पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, हिंदी वाला, कहानी का प्लॉट चैप्टर।
बात समझ रहे हो? जिसका जिसका किताब में अंडरलाइन करके पढ़ा हुआ नहीं रहेगा पूरा चैप्टर, हम बहुत मार मारेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हम लोग क्लास को अंत करते हैं और मिलते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ सुझाव चाह रहे हो तो कमेंट भी करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और आसपास के विद्यार्थियों के साथ शेयर भी करें। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुपद के लेक्चर नंबर कहाँ, सेकेंड में। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।